Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started novel Goodbye, Mr. Chips, and today we are going to study chapter number 10. Let's start reading. In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. सन 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम जो वेदरबी के बाद प्रिंसिपल बना था, ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर बना था, वो अचानक निमोनिया की वजह से वफात पा गया और मेल्ड्रम तकरीबन 30 साल तक, वेदरबी के बाद 30 साल तक वो इस स्कूल का हेडमास्टर रहा. And in the interval before the appointment of a successor, Chips became acting head of Brookfield. मेल्ड्रम की वफ़ात के बाद से लेकर एक नए हेडमास्टर के तैनात होने के दौरान जो अरसा था, उस अरसे के लिए चिप्स को स्कूल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उन्होंने उसको एक्टिंग हेड बना दिया, यानी आर्जी तौर पर वहाँ का हेडमास्टर बना दिया. 3. There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one. बहुत ही कम मौका था चिप्स के लिए, यानी नामुमकिन था तकरीबन. फेंटेस्ट कहते बहुत मध्यम, इंतहाई कम चांस था कि वो मिस्टर चिप्स को, जो स्कूल के गवर्नर्स थे, मुस्तकिल तौर पर वो उस इदारे का हेडमास्टर बना दें. बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड व्हेन दे ब्रॉट इन अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37. लेकिन चिप्स बिल्कुल भी मायूस ना हुआ जब वो महज 37 साल के एक नौजवान हेडमास्टर को वहां पर ले आए. ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो. और वो नया प्रिंसिपल जो महज 37 साल का था, वो फर्स्ट एंड ब्लूज ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस है. इसका मतलब होता है तालीम में और खेल के मैदान में दोनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर उनको तमगे बहुत से मिल चुके थे. तो वो नया हेडमास्टर, वो नया जो प्रिंसिपल था, वो उन तमगों से दमकते हुए, ग्लिटरिंग, दमकते हुए और ऐसी शख्सियत का हामिल था कि महज अपने अब्रू की एक हल्की सी जुम्बश से वो इतने बड़े हॉल में मौजूद तुलबा को खामोश करवाने की सलाहियत रखता था. यानी उसूलो ज़वाबित का पक्का था, नज़्म व ज़ब्त का पक्का था, इसलिए वो अच्छे अंदाज में मैनेज करना जानता था. चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. चिप्स इस किस्म के शख्स के साथ बिल्कुल भी रहने पर तैयार ना था. He never had been and never would be, and he knew it. और वो जानता था कि ना वो कभी इस किस्म के शख्स के साथ रहना चाहता था और ना कभी वो उसके साथ रहेगा. He was an altogether milder and less ferocious animal. यहाँ पर अब इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया मिस्टर चिप्स का और उस नए हेडमास्टर का कि चिप्स यानी ही वॉज, वो चिप्स की बात की जा रही है, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर उस दूसरे नए आने वाले हेडमास्टर की निस्बत मोतदिल मिजाज था और कम खतरनाक था. इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उनके सिनोनिम्स देखते हैं. ग्लिटरिंग मीन्स चमकते दमकते होना, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, ब्राइट. नेक्स्ट वर्ड फर्स्ट एंड ब्लूज, खेल और तालीम दोनों मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर तमगे हासिल करना. द डिस्टिंक्शंस इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स. फेरोशियस मीन्स खूनखार, खतरनाक किस्म का. वायर्ड, ब्रूटल, क्रूअल, सेवेज या फियर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ. Those years before his retirement in 1913 were studied with sharply remembered pictures. फिर से वही काम शुरू हो गया कि चिप्स मुख्तलिफ वाक़यात जो उसके ज़िंदगी में गुजर चुके थे उनके बारे में बैठ के वहाँ पर सोचता है. तो उसकी रिटायरमेंट जो 1913 में, उससे बिल्कुल पहले वो सारे के सारे अय्याम मुख्तलिफ किस्म की यादों की तस्वीर से जड़े हुए थे.
A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time. मई की एक सुबह स्कूल की घंटी एक गैर रिवायती वक्त पर बजी. Everyone summoned to assemble in big hall. हर एक को, असातिज़ा को भी और तुलबा सबको उस बड़े हॉल में जमा होने का कहा गया. रॉल्स्टन द न्यू हेड, ये नाम है उस नए हेड का, रॉल्स्टन. रॉल्स्टन द न्यू हेड, very pontifical and aware of himself, fixing the multitude with a cold presaging severity. तो रॉल्स्टन के अंदर क्या आदत थी कि यहां पर जो उसकी तमाम डिटेल को बयान किया गया. रॉल्स्टन द न्यू हैड वेरी पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल तहक्कुमाना, रोब रखने वाला, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप से, अपनी आदत से, अपने तमाम तर कामों से बिल्कुल वाकिफ. फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद अ कोल्ड प्रेसेजिंग सेवियरिटी, और इतने बड़े हजूम को अपनी सर्द महरी से बिल्कुल खामोश करवा सकता, यानी उसके चेहरे पर एक ऐसी शिद्दत के, सख्ती के असरात थे कि उनको देखते साथ ही सब खामोश हो जाया करते थे. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. तो ये ऐलान सुनने के लिए सबको उस हॉल के अंदर जमा किया गया कि His Majesty King Edward VII, ये तमाम अल्फाज कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट किए गए हैं. इट मीन्स कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है. और ऐलान ये किया गया कि, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि आप सबको सुनकर शदीद अफसोस हुआ होगा कि जनाब इज्जत माब बादशाह एडवर्ड हफ्तम वो इस सुबह वफात पा गए. अब यहां पे 3 डॉट्स, यानी और कोई भी बात कही होगी, और उसके बाद चौथा डॉट फुल स्टॉप है. There will be no school this afternoon, but a service will be held in the chapel at 4:30. दोपहर के वक्त स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन 4:30 4:30 बजे गिरजाघर में इबादत की जाएगी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स: assemble means जमा होना, gather, unite, join. नेक्स्ट वर्ड pontifical. पॉन्टिफिकल कहा जाता तहक्कुमाना, बारोब किस्म की शख्सियत, बिल्कुल ऐसे जैसे गिरजाघर में किसी पादरी की शख्सियत से लोग मुतासर होते हैं तो उसको पॉन्टिफिकल कहा जाता है. पैपल, बॉसी, प्रीस्टी, अथॉरिटेटिव. नेक्स्ट वर्ड मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़े हजूम को मल्टीट्यूड कहा जाता है. मॉब, क्राउड, मैस. नेक्स्ट वर्ड प्रेसेजिंग मीन्स जाहिर करना या किसी चीज को थोड़ा सा दहशत ज़दा कर देना अपने रवैये के जरिए. इंडिकेटिंग, टेरराइजिंग, थ्रेटनिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ. अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड. अब चूंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि उसकी रिटायरमेंट से पहले के जो कुछ अय्याम थे वो तमाम तर तस्वीर की शक्ल में मिस्टर चिप्स के जहन में आ रहे थे. तो उन तस्वीर में से एक इमेज ये भी था कि गर्मियों की सुबह और रेलवे लाइन के नज़दीक, यानी ब्रुकफील्ड रेलवे लाइन के नज़दीक मौजूद था. द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक. रेलवे का अमला हड़ताल पे था. सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और फौजी रेलगाड़ियां चला रहे थे. स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और उन ट्रेन्स पर लोगों ने पत्थर बरसाए. ब्रुकफील्ड बॉयज वर पैट्रोलिंग द लाइन. ब्रुकफील्ड के लड़के भी उसी रेलगाड़ी की जो लाइन है, पटड़ी है, उसके आसपास गश्त कर रहे थे, घूम फिर रहे थे. थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और ये तमाम तर मंजर ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए बड़े मजाक की बात थी. चिप्स who was in charge stood a little way off, talking to a man at the gate of a cottage. चिप्स उस वक्त उन तमाम बच्चों का जो ब्रुकफील्ड के तलबा घूम फिर रहे थे उनका इंचार्ज था, और वहीं पर खड़े हुए चिप्स ने एक कॉटेज झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शख्स से बातचीत की. यंग क्रिकलेट अप्रोच्ड. प्लीज सर, व्हाट शैल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स.
यंग क्रिकलेट, वो तालिबे इल्म है, वो छोटा क्रिकलेट आया मिस्टर चिप्स और वो शख्स जो वहां पर खड़े बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकलेट ने चिप्स से पूछा, सर अगर हमारा सामना किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो हड़ताल पे हो तो हम क्या करें? यानी उससे लगा कि कोई इंतहाई खौफनाक बात है ये। वुड यू लाइक टू मीट वन? मिलना चाहते हो किसी से तुम? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। अब एकदम से वो बात सुन के कि मिलना चाहते हो स्ट्राइकर से, वो नर्वस हो गया। इसीलिए वो आए को 2 दफा लिखा गया डैश डाल के कि मुझे नहीं पता सर। गॉड ब्लेस द बॉय, खुदा उस बच्चे का भला करे। ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वीर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू। वो लड़का इस अंदाज में हड़ताल करने वालों के बारे में बात करने लगा जैसे कि ये हड़ताल करने वाले चिड़िया घर से भागे हुए जानवर हों। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में ये चिप्स का डायलॉग है, वेल हियर यू आर देन, यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज द स्ट्राइकर। लो फिर इधर आओ, मिलो इनसे, ये हैं मिस्टर जॉन्स और ये हड़ताली हैं, ये हड़ताल करने वालों में से एक हैं। When he is on duty, he has charge of the signal box at the station. और जब ये ड्यूटी पर हों तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि रेलगाड़ी जहां से गुजरती है और अगर वो रिहायशी इलाके के पास से गुजरे तो वहां पर एक सिग्नल लगा होता है कि अगर वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक है या पब्लिक गुजर रही है तो सिग्नल को ऑन कर दिया जाता है ताकि रेलगाड़ी अपनी रफ्तार को स्लो कर ले, या अगर पटड़ी तब्दील करनी है तो वो भी काम सिग्नल मैन का हुआ करता है। तो वो शख्स जो मिस्टर जॉन से वो सिग्नल मैन थे। तो चिप्स ने तारुफ करवाया कि मिलो मिस्टर जॉन से, इनकी जिम्मेदारी होती सिग्नल को कंट्रोल करना। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। और तुमने कई दफा अपनी जिंदगियां इस शख्स के हाथों में दी हैं। मतलब अगर वो सिग्नल बंद ना करे या पटरी तब्दील ना करे तो आमने सामने से आने वाली ट्रेन टकरा जाए या वहां से जो ट्रैफिक गुजर रही हो उसके साथ ट्रेन टकरा जाए। इट मीन्स कि ये बहुत अहम ड्यूटी हुआ करती है और वो शख्स भी हड़ताल पे था। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल। और उसके बाद ये कहानी कि चिप्स ने हड़ताली से बात की, ये कहानी पूरे गांव, पूरे स्कूल के अंदर धूम मच गई इसकी। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर। अरे चिप्स एक हड़ताली से बात कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, एक हड़ताली से बातचीत। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, हो सकता है कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, और जिस अंदाज से बातचीत कर रहे थे लगता तो ऐसे ही था। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स। चिप्स ने इस वाक्य को कई दफा सोचा। Always added to himself that Kathy would have approved and would also have been amused. और क्या सोचता है चिप्स कि अगर कैथरीन होती तो वो भी इस बात पर तस्दीक करती और वो भी कितना मजा आता, कितना लुत्फ आता ये बात सुन के कैथरीन को। Because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे सियासत के रास्ते जितने मर्जी टेढ़े मेढ़े हों, he had faith in England, in English flesh and blood। उसे यानी चिप्स को इंग्लैंड पर और इंग्लिश के तमाम अफराद पर मुकम्मल यकीन था। एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस, और उसे ब्रुकफील्ड पर भी ऐसी जगह के तौर पर एतबार था, यकीन था। whose ultimate worth depended on whether she fitted herself into the English scene with dignity and without disproportion। और ब्रुकफील्ड पर इस अंदाज में भी उसे यकीन था कि ये एक ऐसी जगह है जिसकी बुनियादी अहमियत, अल्टीमेट वर्थ, जिसकी बुनियादी अहमियत मुनहिसर होती है whether she fitted herself into the English scene, चाहे ये अपने आप को इंग्लिस्तान के उस मुआशरती पस मंजर के मुताबिक और डिग्निटी एंड विदाउट डिस्प्रोपोर्शन,
अपने आप को इंग्लिस्तान के मुआशरती पस मंज़र के मुताबिक बड़े पुरवकार अंदाज में और बगैर किसी तनासुब के कायम रखती हो, अपने उस ताल्लुक को कायम दायम रखती हो। यानी उसको इंग्लैंड के लोगों और ब्रुकफील्ड पर यकीन था कि ये उन कदीम रिवायात को मुसलसल आगे बढ़ाने, आगे चलाने में अहम किरदार अदा करेंगे, वो रिवायात जो आने वाले नस्ल में मादूम होती जा रही थी। He had been left a vision that grew clearer with each year of, and England for whom days of ace were nearly over. उसके जहन में एक ऐसा तसव्वुर मौजूद था जो हर साल के साथ बिल्कुल वाज़े होता जा रहा है, और वो तसव्वुर ये था कि इंग्लैंड के अच्छे अय्याम ख़त्म होते जा रहे हैं। पिछले पेज पर हमने पढ़ा कि 1913 के आसपास की बात है और 1914 में 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम लड़ी गई। उस वक्त इंग्लैंड की आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत थी। आपको पता होगा कि बर्रे सगीर पर भी, यानी 1914 में पाकिस्तान तो नहीं बना था और बर्रे सगीर पर भी इंग्लैंड की हुकूमत थी, और उस जंग अजीम में इंग्लैंड को फतह तो नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से उसने अपना दिफा किया, और दूसरी जंग अजीम उसको बदनाम किस्म की शिकस्त हुई और पूरी दुनिया आज़ाद हुई, और हम भी दूसरी जंग अजीम से बाद आज़ाद हो गए थे। तो इसीलिए चिप्स ने कहा कि मुझे लगता है पहली जंग अजीम के आसपास की बात है। वो चिप्स कह रहा है, यानी वो एक टीचर है और वो प्रेडिक्शन दे रहा है कि लगता है कि इंग्लैंड के अच्छे दिनों का भी खात्मा होने वाला है। ऑफ अ नेशन steering into channels where a hair's breadth of error might be catastrophic. और वो एक ऐसी कौम की बात कर रहा है जिसके लिए एक बाल बराबर भी गलती एक तबाहकुन साबित हो सकती है। He remembered the Diamond Jubilee. There had been, अब ये मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस हैं, वक्त है, उनकी यादें जो उसके जहन में आ रही हैं। फिर उसको क्या याद आता है? डायमंड जुबली। He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield. और फिर उसको डायमंड जुबली याद आती है, जो ये तकरीबन 60 साल के मुकम्मल होने पर एक तकरीब बनाई जाती है, और वो डायमंड जुबली पर कैथरीन को लेकर गया था। He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield. उसे वो डायमंड जुबली याद आई कि जब उस दिन ब्रुकफील्ड में पूरे दिन की छुट्टी कर दी गई। And he had taken Kathy to London to see the procession. और वो उस पूरी तकरीब को, उस जलसे जुलूस को देखने के लिए कैथरीन को लंदन लेकर गया। The old and legendary lady sitting in her carriage like some crumbling wooden doll. वो मलिका जिसकी वो 60वीं सालगिरह कह ले, 60 या 75 लिखा जाता है गोल्डन जुबली को, वो एक ऐसी लकड़ी की इंतहाई कमजोर सी बोसीदा सी गुड़िया की तरह अपनी बग्घी में इकट्ठी होकर बैठी हुई थी। Had symbolized impressively so many things that like herself were nearing an end. और वो मलिका बहुत सी ऐसी चीजों को सिंबलाइज कर रही थी, यानी वो पेश कर रही थी सिंबल के तौर पर। वो खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी, और उसी तरह इंग्लैंड की बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें यूँ लगता था कि जैसे मलिका अपने इख्तिताम की तरफ चल रही है, तो इंग्लैंड की बहुत सी चीज़ें भी अपने इख्तिताम की तरफ चल रही हैं। वॉज इट ओनली द सेंचुरी और वॉज इट एन एपॉक? क्या ये महज एक सदी थी या एक दौर का इख्तिताम था? इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए। डिग्निटी, पुरवकार अंदाज में, पोइज, स्प्लेंडर, मजेस्टी। नेक्स्ट वर्ड कैटास्ट्रॉफिक, इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह होना, डिजास्ट्रस, डिस्ट्रक्टिव और डेडली। एपोक दौर को कहा जाता है, इरा, पीरियड, एज। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड देन दैट फ्रेंजीड एडवर्डियन डिकेड, और फिर वो फ्रेंजीड हंगामों से भरा हुआ डिकेड, डेका 10 को कहा जाता है, 10 साल को डिकेड कहते हैं। और फिर बादशाह एडवर्ड का 10 साल का हंगामों से भरा हुआ दौर आया।
like an electric lamp that goes brighter and brighter just before it burns itself out. कि उसका वो 10 साल का दौर इतने ज्यादा हंगामों से भरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे बिजली का बल्ब खत्म होने से पहले यानी फ्यूज होने से पहले एकदम बहुत ज्यादा तेज सफेद सी रोशनी में जलता है और उसके बाद उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। तो ये दौर भी 10 साल का बिल्कुल ऐसा था। स्ट्राइक्स, क्या क्या हुआ उन 10 साल के अरसे में? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, शैंपेन सपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स। स्ट्राइक्स, हड़तालें हो रही हैं, लॉकआउट्स, तालाबंदियां हो रही हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं, शैंपेन सपर्स, शराब वाली महंगी दावतें उड़ाई जा रही हैं, एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, बेरोजगार लोग वो जुलूस निकाल रहे हैं। चाइनीज लेबर, चाइना के जो मजदूर थे उनके हंगामों से भरे वो जुलूस हो रहे हैं। टैरिफ रिफॉर्म्स, महसूलात के लिए इस्लाहात बनाई जा रही हैं। HMS ड्रेडनॉट मार्कोनी, होम रूल फॉर आइलैंड। HMS ड्रेडनॉट जो बहरी जहाज था, वो ड्रेडनॉट, उसका तस्करा आता है, मार्कोनी का तस्करा आता है और आयरलैंड के लिए कौमी हुकूमत का क़याम बनता है। डॉक्टर क्रिपन सफोगेट्स द लाइज ऑफ चतलजा, डॉक्टर क्रिपन का तस्करा आता है और सफरगेट्स, और उसके बाद चतलजा की कुछ लाइंस उनका तस्करा आता है। एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, अप्रैल की वो शाम जब आंधी चली और शदीद बारिश हुई। द फोर्थ फॉर्म कंस्ट्रूइंग विर्जिल, और चौथी जमात जो विर्जिल की तशरीह में मसरूफ थी। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, कि बहुत जहानत के साथ तो ना, फॉर देयर वॉज एक्साइटिंग न्यूज इन द पेपर्स। और क्यों बच्चे जहानत के साथ या तवज्जो के साथ काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अखबारात में एक खबर चल रही थी और वो खबर क्या थी? यंग ग्रेसन्स in particular was careless and preoccupied, a quite nervous boy। कि यंग ग्रेसन, एक छोटा सा बच्चा चौथी क्लास का, वो बहुत ज्यादा परेशान था और प्री ऑक्यूपाइड, उसका जहन कहीं पर मसरूफ था और ये बहुत ही नर्वस किस्म का, परेशान किस्म का तालिब इल्म था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लें। कंस्ट्रूइंग मीन्स किसी चीज में मसरूफ होना, तशरीह करना। इंटरप्रेट, ट्रांसलेटिंग, अंडरस्टैंडिंग। प्री ऑक्यूपाइड, जहन का किसी जगह पर बिजी होना, मसरूफ होना। बिजी, इन्वॉल्व, इंडल्ज्ड। शैंपेन, शराब को कहा जाता है या महंगी किस्म के दावतों कहा जाता है। तो एक्सपेंसिव, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट। अब जब चिप्स ने देखा कि ग्रेसन सबक पर तवज्जो नहीं दे रहा, वो छोटा बच्चा जो भी ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा, तो चिप्स उस बच्चे से मुखातिब होता है। ग्रेसन, स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, चलो जाके सबसे पीछे खड़े हो जाओ। देन ग्रेसन, आई डोंट वांट टू बी सवियर, तुम्हारे साथ में सख्ती तो नहीं करना चाहता, बिकॉज यू आर जनरली प्रीटी गुड, क्योंकि आमतौर पर बड़े अच्छे तालिब इल्म हो तुम। इन योर वर्क, बट टुडे यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, लेकिन आज तो तुम अपने काम पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। इज एनीथिंग द मैटर, अरे कोई मसला है क्या? नो सर। वो नर्वस बच्चा, अभी ऊपर भी हमने पढ़ लिया, अब वो नो भी थोड़ा सा लटक लटक के कह रहा है, नहीं जनाब। वेल विल से नो मोर अबाउट इट, चलो हम इस मौजू पर और कोई बात नहीं करते। बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, आइंदा से एहतियात करना, अच्छे की तवक्को है मुझे तुमसे। Next morning it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic। तो किस वजह से वो बच्चा परेशान था? तो अगले दिन स्कूल में ये खबर धूम गई, इतनी ज्यादा खबर फैल गई कि वो तालिब इल्म ग्रेसन का वालिद उसी टाइटैनिक, जो बहुत मशहूर बहरी जहाज था, उसी पर सफर में गया था। और एंड दैट नो न्यूज हैड येट कम दो एज टू हिज फेट, और उसकी तकदीर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई,
यानी कोई पता नहीं चला कि ग्रेसन का वालिद बच गया या वो वफात पा गया। ग्रेसन वॉज एक्सक्यूज्ड लेसन्स। जब चिप्स को पता चला कि वो अपने वालिद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है तो चिप्स ने उसको एक्सक्यूज रियायत दे दी कि चलो तुम सबक ना याद करो, परेशान ना हो। For a whole day the school centered emotionally upon his anxieties। और पूरा दिन पूरा स्कूल उस एक बच्चे की परेशानियों को अपने एक गिर्द मरकज बना के बैठा रहा, यानी सारे बच्चे उसकी परेशानियों पर परेशान हो गए। Then came news that his father had been among those rescued। और फिर खबर आ गई कि उसका वालिद उन लोगों में शामिल है जिनको बचा लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंग्जाइटीज मीन परेशानी को कहा जाता है, कंसर्न, ट्रबल, मिसगिविंग। एक्सक्यूज रियायत देना, माफ कर देना, एग्जम्प्टेड, स्पेयर्ड, फॉरगिव। लास्ट पैराग्राफ, चिप्स शोक हैंड्स विद द बॉय। चिप्स को भी थोड़ा सा हौसला हुआ कि चलो उस बच्चे के बाप की जान बच गई, तो चिप्स ने उस बच्चे से हाथ मिलाया। वेल, आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, मुझे बड़ी खुशी हुई ग्रेसन। अ हैप्पी एंडिंग, अच्छा इख्तिताम हुआ। यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज विद लाइफ, तुम्हें जिंदगी अच्छी लग रही होगी अब, है ना? यस सर। अगेन ही वाज नर्वस। जिस तरह उसने नो सर बोला था वैसे यस सर। जी जनाब। अ क्वाइट नर्वस बॉय, अ क्वाइट नर्वस बॉय, इतना परेशान बच्चा। एंड इट वाज ग्रेसन सीनियर, not junior with whom Chips was destined later to condole। कि बड़ी पैथेटिक कंडीशन हुई कि वो ग्रेसन सीनियर था, जूनियर नहीं, जिसके साथ ये तकदीर में लिख दिया गया चिप्स के कि जाके वो ताज़ियत करे। यानी यूं तकदीर ने पलटा खाया कि वो बाप जो टाइटैनिक पर गया था और डूब गया था और वो जिंदा बच के वापस आ गया, और वो बच्चा जो घर पे था वो बेचारा वफात पा गया। तो चिप्स ने उस बच्चे की वफात पर उसके हवाले से इजहार ताज़ियत किया था। तो कंडोल होता ताज़ियत करना, सिंपैथाइज, फील फॉर या एम्पैथाइज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हमारे आज के लेसन का दूसरा हिस्सा है। तो छोटी सी एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर की, वो भी पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 1, हु वाज मेल्ड्रम एंड हाउ डिड ही डाई। मेल्ड्रम कौन था और उसकी वफात कैसे हुई? आंसर, मिस्टर मेल्ड्रम वॉज द हेड मास्टर एट ब्रुकफील्ड। मिस्टर मेल्ड्रम ब्रुकफील्ड का हेड मास्टर था। ही जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870 और उसने 1870 में ब्रुकफील्ड में शमूलियत इख्तियार की, यानी मुलाजमत शुरू की। ही बिकेम द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर मिस्टर वेदरबी, और वेदरबी के बाद वो हेड मास्टर बना था। ही डाइड ऑफ निमोनिया इन 1900 और सन 1900 में उसकी वफात हुई थी निमोनिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स कब ब्रुकफील्ड का आरजी हेड मास्टर बना? आंसर, he became acting head in 1900 when Mr. Meldrum died in the interval before the appointment of a successor of Mr. Meldrum। वो सन 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम की वफात के बाद आर्जी तौर पर हेडमास्टर बना, और उस वक्त तक के लिए जब तक कि कोई नया हेडमास्टर नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रॉल्स्टन। राइट डाउन 4 क्वालिटीज ऑफ रॉल्स्टन। रॉल्स्टन कैसा शख्स था, उसकी 4 खसूसियात बयान करें। आंसर, मिस्टर रॉल्स्टन वाज अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37। वो महज 37 साल का नौजवान था। He was brilliant both in studies and co-curricular activities। वो तालीम और इसके अलावा हम निसाबी गैर निसाबी तमाम सरगर्मियों में शानदार था। He was a modern educationist और वो जदीद अंदाज में तालीम देने का कायल था। He was a live wire and a fine power transmitter। वो लाइव वायर कहते बड़ा एक्टिव किस्म का, चुस्त हो काम करने वाला और बड़े अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म करना जानता था। He had such a personality and he could reduce the big hall to silence by merely lifting his eyebrow। और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि महज वो अपनी वो अब्रू के एक इशारे से, एक जुम्बश से
इतने बड़े हॉल में मौजूद तमाम लोगों को खामोश करवाने की सलाहियत रखता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज मिस्टर रॉल्स्टन वेल नोन फॉर हिज डिसिप्लिन? मिस्टर रॉल्स्टन किस तरह से अपने नज्म ज़ब्त की वजह से मशहूर था? आंसर, मिस्टर रॉल्स्टन वॉज वेल नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मिस्टर रॉल्स्टन अपने सख्त नज्म ज़ब्त की वजह से मशहूर था। He was so strict that he could reduce the crowd in big hall to silence by merely lifting his eyebrow। और वो इतना ज़्यादा सख्त नज्म ज़ब्त का पाबंद था कि महज अपने अब्रू की एक जुम्बश से इतने बड़े हॉल में मौजूद तुलबा व तालबात जितने भी वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे उनको खामोश करवा देता था। He was a live wire. All the students and even teachers feared due to his bossy behavior and severity। और वो इतना सख्त मिजाज था कि तमाम तुलबा और असातिज़ा भी उसके इस रवैये से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैड चिप्स टेकन कैथी टू लंदन? कैथरीन ब्रिजेस को मिस्टर चिप्स लंदन क्यों लेकर गया था? आंसर, he had taken Cathy to London to see the procession on the Diamond Jubilee of the reign of Queen Elizabeth। मिस्टर चिप्स कैथरीन को मलिका एलिज़ाबेथ की डायमंड जुबली, जो उसकी 60वीं या 75वीं तकरीब थी, सालगिरह की तकरीब थी, उसके जलसे में लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज मिस्टर जॉन्स? मिस्टर जॉन्स कौन थे? आंसर, मिस्टर जॉन्स वॉज अ रेलवे स्ट्राइकर who met the students of Brookfield when they were patrolling the railway line। मिस्टर जॉन्स उस वक़्त जो हड़ताल की थी रेलवे के मुलाजमीन में, उनमें से एक थे, और वो तलबा जो ब्रुकफील्ड के तलबा जो रेलवे लाइन के साथ गश्त कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, उनसे वो मिला था। He was the in charge of the signal box when on duty। और जब वो मुलाजमत पर था तो वो उस वक्त सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ एडवर्डियन डिकेड। एडवर्डियन डिकेड, जो एडवर्ड किंग एडवर्ड था, उसका 10 साल का दौरे हुकूमत, उसकी चंद खसूसियात बयान करें। आंसर, देयर वर स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई, लॉकआउट्स, तालाबंदियां हुई, शैम्पेन सपर्स, महंगे किस्म के जो खाने जिसमें शराब पेश की वो मुनक्कद होते थे, अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, बेरोज़गार लोग जलसे जुलूस निकालते, टैरिफ रिफॉर्म्स, मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहात नाफिज की गई, होम रूल फॉर आयरलैंड, आयरलैंड की हुकूमत का जो आगाज़ किया गया, एंड द सफ्रेगेट्स विच मार्क द एडवर्डियन डिकेड। और एडवर्डियन डिकेड वो 10 साल का जो दौर था, उसके अंदर ख़ास किस्म की नई नई इस्लाहात को भी मुतारफ़ करवाया गया, जो उस वक्त कुछ लोगों को पसंद आई और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 8, what duty was he performed by the students of Brookfield during strike? ये रीटेक यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, what duty was performed by the students of Brookfield during strike? ब्रुकफील्ड के तुलबा ने उस हड़ताल के दौरान क्या क्या ड्यूटी सर अंजाम दी? आंसर, when the railway men were on strike and the soldiers were driving the engines। जब रेलवे के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए और फौजियों ने रेलगाड़ियां चलाना शुरू की, ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द रेलवे लाइन बिकॉज स्टोन्स वर बीइंग थ्रोन एट द ट्रेन्स। तो ब्रुकफील्ड के तुलाबा ने वहां पर निगरानी की क्योंकि रेलगाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। द होल बिजनेस वॉज अ ग्रेट फन फॉर देम। और ये सारे का सारा मामला ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए किसी मजाक से कम ना था। क्वेश्चन नंबर 9, Who was Grayson and why was he nervous? What news about Grayson's father came finally? ग्रेसन कौन था और वो क्यों परेशान था, और ग्रेसन के वालिद के बारे में क्या खबर आई? आंसर, ग्रेसन was the student whose father had sailed on the Titanic। ग्रेसन स्कूल का तालिब इल्म था जिसका वालिद टाइटैनिक पर बहरी सफर पर गया। He was nervous because there was no news about his father, but later on the news came that his father was rescued। वो इस वजह से परेशान था कि उसके वालिद के बारे में कोई खबर ना आई, लेकिन बाद में जब खबर आ गई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके वालिद को बचा लिया गया है। तो ये आज का हमारा लेसन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। हमने लेसन नंबर 10 का टेक्स्ट भी पढ़ा
और सवालात के जवाब भी देके नेक्स्ट लेसन के बाद दोबारा फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।